हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डीएनए कुंडली का पैकेजिंग क्या होता है। डीएनए कुंडली का पैकेजिंग ध्यान से आप समझें। लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर मान ली जाए, ठीक है। कंटिन्यूअस जो लगातार दो क्षार होते हैं उनके बीच की दूरी आपको कितना ले लेना है, 0.34 नैनोमीटर। जैसा कि वाटसन और क्रिक के डबल स्ट्रक्चर मॉडल में आपको बताया गया था कि यह जो कुंडली होती है, कुंडली में जो पिच है वह 3.4 नैनोमीटर का होता है और उसमें जो है 10 बेस पेयर भाग लेते हैं। तो लगातार कंटिन्यूअस दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। तो अगर इसको मान लिया जाए कि लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर हो, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नैनो को हटाएंगे तो उसकी जगह पे 10⁻⁹ लिखेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 0.34 × 10⁻⁹ मीटर मान ली जाए। और यदि एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डीएनए कुंडली की लंबाई की गणना, ठीक है, आपको क्या करना है, एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका में डीएनए कुंडली की लंबाई की गणना करना है, ठीक है। तो एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, तो ये आपको हमने स्टार्ट में बताया था। कितने होते हैं, वो होते हैं 6.6 × 10⁹ क्षार युग्म। 6.6 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं और दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी अभी आपको हमने बताया कि 0.34 × 10⁹ मीटर होती है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो डीएनए की लंबाई आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखें ध्यान से, लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर अर्थात 0.34 × 10⁹ मीटर मान ली जाए। और यदि एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका में डीएनए कुंडली की लंबाई की गणना साधारणतया सभी क्षार युग्मों की संख्या को लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी से गुणा करने पर दूरी की गणना कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे गणना, देखें, वह है आपका 6.6 × 10⁻⁹ क्षार युग्म मल्टीप्लाई बाई पॉइंट, ठीक है, 34 × 10⁻⁹। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 2.2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका के डीएनए की लंबाई कितनी आएगी, लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी, ठीक है। अब यह इतना लंबा आपका डीएनए जो आ रहा है 2.2 मीटर, यह जो है, ठीक है, केंद्रक की जो लंबाई होती है, लंबाई चौड़ाई, यह डीएनए केंद्रक में होता है, तो केंद्रक की जो लंबाई चौड़ाई होती है वह 10⁻⁶ मीटर होती है, ठीक है। यह लंबाई प्रारूपिक केंद्रक की लंबाई चौड़ाई लगभग 10⁻⁶ मीटर, ठीक है, से काफी अधिक है। तो डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर आ रही है और यह डीएनए केंद्रक में होता है और केंद्रक की लंबाई तो 10⁻⁶ मीटर आ रही है। तो इतना छोटे जगह में यह 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे रहता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में होता है और केंद्रक की लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हैं कि लगभग 10⁻⁶ मीटर होती है। तो 10⁻⁶ मीटर जगह में 2.2 मीटर लंबाई का डीएनए कैसे रहता है, ठीक है, यह प्रश्न है। काफी अधिक है। इस तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में कैसे पैक्ड होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे पैक्ड होता है। यदि ई कोलाई डीएनए के लिया जाए, ठीक है, सीरिया कोलाई का डीएनए लिया जाए, तो यदि ई कोलाई डीएनए की लंबाई जो है 1.36 मिलीमीटर है, तो क्या आप ई कोलाई के क्षार युग्मों की संख्या गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लंबाई दिया गया है, आपको बेस पेयर निकालना है, ठीक है। तो आप लंबाई दिया है और इसको आप आसानी से बेस पेयर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में इसको बता देंगे आपको, ठीक है। ध्यान से देखें आगे। असीम केंद्र की जैसे ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है के बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है, ठीक है। जो आपके प्रोकैरियोट हैं ई कोलाई, उसमें केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसमें बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। असीम केंद्र की जैसे ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला रहता है, ठीक है। क्यों जो है डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला रहता है, केंद्रक पर बाउंड्री न होते हुए भी? तो इसका कारण है कि डीएनए जो है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है और कुछ प्रोटीन होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश होता है, यह दोनों पे प्लस माइनस अट्रैक्शन हो जाता है, एक दूसरे से बच जाते हैं और एक जगह स्थित होते हैं,
ठीक है, कोशिका में एक जगह स्थित हो जाते हैं, जिसे केंद्रकाभ कहते हैं, न्यूक्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ई कोलाई में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रकाभ पाया जाता है, न्यूक्लाइड पाया जाता है, जिसमें डीएनए जिस पर ऋणात्मक आवेश है, प्रोटीन जिस पर धनात्मक आवेश है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से बन जाते हैं और कोशिका में एक जगह स्थिर होते हैं, जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लाइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होते हैं, न्यूक्लाइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होते हैं जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था असीम केंद्रकी में कैसे डीएनए रहता है। ससीम केंद्र में देखें यूकैरियोट में कैसे होता है, देखें ध्यान से। ससीम केंद्रकी में यह संरचना काफी जटिल होती है। ससीम केंद्रकी में संरचना क्या होती है, काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक में यह संरचना काफी जटिल होती है। यूकैरियोट में यह संरचना काफी जटिल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इस प्रोटीन का, ठीक है, इस प्रोटीन का आवेशित पास श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रोटीन में क्षारीय अमीनो अम्ल, हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल, अम्लीय लाइसिन, आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो यूकैरियोट है उसकी संरचना काफी जटिल है और उसमें धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन पाया जा रहा है, जिसे हिस्टोन कह रहे हैं। और इस प्रोटीन का आवेश जो है वह आवेशित 5 श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। उसके जो साइड चेन्स हैं उसमें कैसे अमीनो अम्ल हैं उस पर जो है इस हिस्टोन की आवेश निर्भर करेगा। ठीक है, हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। हिस्टोन में जो है, हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, दोनों अमीनो अम्ल की 5 श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। तो लाइसिन और आर्जिनिन दोनों अमीनो अम्ल के जो साइड चेन होते हैं, 5 श्रृंखलाएं होते हैं, उन पर धनात्मक आवेश होता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं हिस्टोन क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यूकैरियोट हैं, ठीक है, यह संरचना काफी जटिल होगी, जिसमें धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इस प्रोटीन का आवेश आवेशित 5 श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। दोनों अमीनो अम्ल की 5 श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक, हिस्टोन व्यवस्थित होकर, हिस्टोन जो क्या करता है वह व्यवस्थित हो जाता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हिस्टोन जो है वह व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन अष्टक क्या होता है, हिस्टोन अष्टक में 8 हिस्टोन अणु होते हैं। हिस्टोन अष्टक में क्या होते हैं, 8 हिस्टोन अणु होते हैं। ठीक है, हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से, ठीक है, धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो आपका हिस्टोन अष्टक है, जो 8 अणुओं का एक यूनिट है, 4 अणु ऊपर होते हैं, 4 अणु नीचे होते हैं। ठीक है, वह चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, और इस स्ट्रक्चर को क्या आप कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम क्या होती है, 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियोसोम का। यह देखें ध्यान से, यह आपका न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, यह न्यूक्लियोसोम है जो किससे बना, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। यह हिस्टोन से बना हुआ है, जिसमें 8 हिस्टोन अष्टक भाग लेते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। यह हिस्टोन अष्टक को एक भाग में दिखाया गया है, लेकिन इसके आधे भाग ऊपर होते हैं 4 और आधे नीचे होते हैं। ठीक है,
और यह जो है डीएनए से आप देखें, डीएनए के जो धागे हैं इसको बांधे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, और यह टाइट रहे, मजबूत रहे, इसके लिए H1 हिस्टोन्स जो है लॉक का काम कर दिया गया है। इस तरह से डीएनए के धागों पे इस तरह से हिस्टोन्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं और उनको, ठीक है, उनको जो है यूरासिल डीएनए से बांधा जाता है और H1 हिस्टोन से उसको लॉक कर दिया जाता है। तो यह जो 4 ऊपर और 4 नीचे हिस्टोन्स के अणु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है H2A, H2B, H3 और H4। H2A, H2B, H3 और H4 कहते हैं। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। इस तरह से यह अष्टक तैयार होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं, हिस्टोन अष्टक कहते हैं। ठीक है, यह हिस्टोन अष्टक जो है आप देख रहे हैं कि यह धनात्मक आवेशित होते हैं, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन होते हैं, और इसको ऋणात्मक आवेशित डीएनए जो है इसे सटा होता है, इसको बांधे रहता है, जिससे आपका न्यूक्लियोसोम तैयार होता है, और H1 हिस्टोन जो है इसको लॉक कर देता है जिससे यह ढीला न रहे। तो इस तरह से डीएनए के धागों पर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में आप देख रहे हैं कि 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। ठीक है, केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना, ठीक है, केंद्रक में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना न्यूक्लियोसोम के बाद एक मिलते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो है आप यह संरचना जो है देखेंगे जिसमें न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक मिलते रहेंगे। न्यूक्लियोसोम्स क्या होंगे? जो अष्टक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक के बाद एक मिलते रहेंगे। जैसे आप माला में देखते हैं, मोतियों के माले में आप देखेंगे एक धागा होगा, उस पर मोतियां एक के बाद एक लगी रहेंगी। ठीक उसी तरह से, ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आप केंद्रक में देखें तो केंद्रक का जो स्ट्रक्चर होता है वो केंद्रक में मिलने वाले न्यूक्लियोसोम जो है वो एक के बाद एक मिलते रहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे क्रोमेटिन कहते हैं। देखें फिगर, ये आपका ईएम दृश्य है। ठीक है, यह धागे हैं, डीएनए के धागे हैं जिनके ऊपर आप देखें यह आपके न्यूक्लियोसोम्स बिट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यह न्यूक्लियोसोम बिट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देखें ध्यान से। तो आपने देखा कि न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागों की तरह, ठीक है, की संरचना होती है। केंद्रक में अभिरंजित धागों की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन जिस तरह से डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन जो है वह डोरी पर मोतियों की तरह दिखाई देंगे, डोरी पर धागों, ठीक है, बीड्स की तरह दिखाई देंगे। सैद्धांतिक रूप से तुम सोच सकते हो कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने अर्थात न्यूक्लियोसोम की तरह की रचना की संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो सकती है। डोरी पर बीड्स जैसी संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करती है। ठीक है, डोरी पर बीड्स जैसी संरचना, डोरी पर बीड्स जैसी संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडलित और संघनित होकर कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो क्रोमेटिन्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप देख रहे हैं डीएनए है, उनके ऊपर ये बीड्स पाए जा रहे हैं, यही जो है संघनित होते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में इन्हीं से क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है, क्रोमोसोम बनता है। डोरी पर बीड्स सदृश संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करते हैं, जो आगे कुंडलित और संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु, ठीक है, उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे सामूहिक रूप से नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, गैर हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NSC कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग करने के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे गैस हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन कहते हैं। ठीक है,
एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, हल्का कलर लेते हैं। एक प्रारूपिक केंद्रक में अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढीले बंधे रहते हैं, हल्के कलर लेते हैं, उनको यू क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्रोमेटिन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और गाढ़े कलर लेते हैं, उन्हें हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं क्रोमेटिन के भी दो पार्ट्स होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। जब आप एक प्रारूपिक केंद्रक में अगर देखेंगे, इनके कलर के बाद जब इनको कलर किया जाएगा तो आप देखेंगे क्रोमेटिन जो है कुछ जगहों पर ढीले ढाले अर्थात हल्के कलर वाले होंगे, तो उनको यू क्रोमेटिन कह दिया गया। और कुछ जगहों पर क्रोमेटिन जो है काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और गाढ़े कलर लेते हैं, तो उनको हेट्रोक्रोमेटिन कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं न्यूक्लियोसोम्स जो अष्टक हिस्टोन अष्टक से बने होते हैं, उनको चारों तरफ जो है डीएनए घिरा रहता है, H1 प्रोटीन उसको लॉक करता है। ठीक है, और एक के बाद वह क्रोमेटिन मिलते रहते हैं, ये धागे के बिट्स मिलते रहते हैं, इनको क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते रहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन्स कहते हैं। और यह जो डोरी पर बिट्स हैं, यह क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करते हैं और यही आगे चल के संघनित होकर कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, इनको यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो है काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, गाढ़े कलर लेते हैं, उनको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा क्रोमेटिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजों की बारे में बात करेंगे और कुछ प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो यह था आपका डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। थैंक यू।